today we are going to talk about basically a third part of dentistry. The first question is basically regarding patient कि आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, कौन सी ब्रांच होगी आई के क्लोजर के साथ कंसर्न होती है, तो वो टेम्पोरल ब्रांच होती है। हम लोग इसको इस तरह याद रखते होते थे, इसकी 5 ब्रांचेस को। सबसे ऊपर टेम्पोरल, फिर आपकी जाइगोमेट्रिक, फिर आपकी बकल, फिर आपकी मैंडिबुलर और फिर आखिर में सर्वाइकल। सो टेम्पोरल ब्रांच आपके जो मसल होता है आई के क्लोजर में इन्वॉल्व होता है, आर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल होता है, उसको इनोवेट करने में इन्वॉल्व होती है। तो इस वजह से पेशेंट की आई क्लोजर जो है वो इफेक्ट हो सकती है। व्हाट इज द नर्व सप्लाई ड्यूरा मैटर की? ड्यूरा मैटर की नर्व सप्लाई इसलिए कंसर्निंग बात है कि जब भी ड्यूरा में फॉर एग्जांपल या एपिड्यूरल हिमाटोमा जिस तरह हो जाते हैं, ठीक है, या बाजू का कोई कार्सिनोमास होते हैं, तो कैंसर जब भी ब्रेन का होगा तो ड्यूरा को स्ट्रेच होगी। ड्यूरा के बारे में आपने ये बात याद रखना है कि ये पेन सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो हेडेक का एक डिफरेंशियल जो होता है हेडेक का, वो आपकी जिंदगी में बनाना आसान हो जाता है कि रेस आईसीपी एक डिफरेंशियल है हेडेक का, क्योंकि आईसीपी तब रेस होगा अगर कोई हिमाटोमा है, कोई ब्रेन के बारे में आपको इतनी बात तो पता होगी, दिस इज अ ब्रेन कैविटी और ये अल्लाह ने अंदर सॉफ्ट टिश्यू रखा हुआ है। समझने के दोनों फिक्स्ड कंपार्टमेंट में फिक्स्ड टिश्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अंदर टिश्यू पड़ा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा भी कोई ब्लीड हो गया, कोई चीज अंदर बिल्डअप हो गई, तो जो आईसीपी होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो सडनली रेज कर जाता है। तो उसमें आपने याद रखना है कि हेडेक पेशेंट प्रेजेंट करता है तो इसकी जो नर्व सप्लाई होती है ड्यूरा की वो ट्राइजेमिनल होती है, उसके ऑप्थेल्मिक डुबियन खास तौर पे अलॉन्ग विद वेगस पीक, अपर सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स भी। ज्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज आता होता है वो फिफ्थ नर्व का आता है कि फिफ्थ नर्व की इनर्वेशन होती है। यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि एंटीरियर क्रेनियल फोसा और टेंटोरियम सेरिबेलाई को बेसिकली V1 करती है और रेफर्ड पेन आपको हो सकता है पेशेंट को। जो पोस्टीरियर फोसा होता है उसको क्रेनियल नर्व्स करती हैं, सॉरी C2 सर्वाइकल नर्व रूट्स होती है अलॉन्ग विद द वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है जिसको मेनिंजियोमा है, तो आप मुझे बताएं मेनिंजियोमा का पेन किधर होगा? फेस में पेन किस जगह पे होगा मेनिंजियोमा का? बेसिकली वो फेशियल पेन होगा, क्योंकि मेनिंजियोमा एंटीरियर क्रेनियल फोसास में होते हैं। लेकिन आपके जो पाइलोसिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा हो गया या फॉर एग्जांपल एपेंडायोमा डायोमा हो गया, इन सब का पेन किधर होगा? वो C2 सर्वाइकल नर्व्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। रीजनरेशन ऑफ स्किन कैन बी डन इफ इट इज प्रिजर्व। अच्छा, आपको कुछ बातें पता हो, आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, आपको पता है एक आपकी बॉडी में सेल्स होते हैं स्टेबल सेल्स, एक होते हैं लेबाइल सेल्स। स्टेबल सेल्स वो होते हैं अगर इनको इंजरी हो ना तो उसके बाद ये रीजनरेट कर देते हैं। इनमें कोई बेजल सेल्स होंगे, कोई ऐसे सेल्स होंगे, स्टेम सेल्स जो होंगे वो रह जाते हैं। लेबाइल सेल्स जो होते हैं ये ऑल ऑफ सडन इंजरी हुई फिर नए बन गए, फिर इंजरी हुई नए बन गए। लेबाइल सेल्स की फेमस एग्जांपल आपके GAT के सेल्स हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, कि ये इंजरी को बहुत लेबाइल होते हैं। जो स्टेबल सेल्स हैं ये आपके फेमस एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के सेल्स। इसलिए जब एक्यूट किडनी इंजरी होती है तो आपने देखा होगा कि पेशेंट एक्यूट इंजरी से वापस आ जाते हैं। वजह ये होती है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड सेल रीजनरेट करते हैं। आपके हेपेटोसाइट्स जो है वो भी इसी में कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं जब वो इंजर्ड हो जाए तो नए सेल्स हैं, बल्कि बल्कि फाइब्रोब्लास्ट आते हैं। आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं उन सेल्स की? एक तो CNS के सेल्स हो गए, एक आपके हार्ट के सेल्स हो गए, ठीक है, और तीसरे कौन से होते हैं? एनीवन? परमानेंट सेल्स इनको कहते हैं, स्केलेटल मसल सेल्स। शाबाश, ये 3 आपके होते हैं परमानेंट होते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं स्किन जो होती है वो लेबाइल में आती है। तो क्या चीज प्रिजर्व हो तो स्किन बेसिकली रिजनरेट कर सकती है। तो स्किन की बेसल लेयर एक होती है, अगर वो प्रिजर्व हो, यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं, तो स्किन रिजनरेट कर सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। लिवर की जो रीजनरेशन होती है वो हेपेटोसाइट्स के साथ होती है। ये इसके पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि टिश्यू की मेन सपोर्ट होते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स?
और व्हाट आर फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ये। देखिए आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, हर सेल वॉल की, हर सेल की, फॉर एग्जांपल वहां पे आपको पता है लिपिड्स होते हैं, एराकिडोनिक एसिड होता है। पहले फास्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है आपकी बॉडी की लिपिड्स पे, और फिर एराकिडोनिक एसिड आता है। एराकिडोनिक एसिड आगे दो पाथवे में जाता है, एक कॉक्स पाथवे होता है, एक लाइपोक्सिजेनेज पाथवे होता है। कॉक्स पाथवे बेसिकली दो होता है, एक कॉक्स 1 कॉक्स 2। तो असल में जो बनते हैं उनसे वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 बनता है, E2 बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपके जो लाइपोक्सिजेनेज पाथवे उसमें ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं, LT4 LTB4, ठीक है, LTD4, इस तरह ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। अब आपकी बॉडी में यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 भी बनता है। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या होता है? बेसिकली दिस इज एंटीप्लेटलेट, सॉरी, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। ये बॉडी का एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ये देखिए ये ब्लड वेसल है, इसको इंजरी होगी जब एराकिडोनिक एसिड डीग्रेनुलेट होगा, फॉर एग्जांपल वहां से ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, थ्रोम्बोक्सिन A2 बनेगा। उसका काम होगा कि इस जो जहाँ पे इंजरी आई है इस पॉइंट को हील कर देना। ये तो अल्लाह का एक निजाम है। लेकिन बाद यही थ्रोम्बोक्सिन A2 आपके बॉडी में इंजूरियस है, जिस तरह आपकी ब्लड वेसल है उसमें दो टू मच प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगे तो थ्रोम्बस बन जाएगा, तो आपको अनडिजायरेबल इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इसीलिए आप इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को फिर इनहिबिट करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एसिड ड्रग्स। और इनकी अनडिजायरेबल इफेक्ट जिस तरह थ्रोम्बोक्सिन A2 को इनहिबिट करके आप प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन को कम करते हैं, तो आप इस्कीमिक हार्ट डिजीज में इसको इस्तेमाल करते हैं, एस्पिरिन को लो डोज में। इसी तरह आपने ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है, E2 है, इनके बारे में बहुत अच्छा यहाँ पे नीचे दिखा हुआ है, जिस तरह कि देखिए E2 फीवर को मीडिएट करता है। तो अगर आपने कॉक्स जो फॉर एग्जांपल कॉक्स 1 है इसको इनहिबिट किया तो आपका ये इफेक्ट आ जाता है। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? वेजोडाइलेटेशन करता है, और इसका एक और काम क्या है कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहेरेंटली कम करता है। तो ये बड़ा हम कहते होते हैं कि एंटी थ्रोम्बोटिक है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 आप याद रखें कि ये आपके जो ब्रोंक्यूल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ये आपने याद रखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम एसिड को कम करना, और ये आता है कॉक्स 1 पाथवे से। ये बात मैं अक्सर बच्चों को बताता होता हूँ कि बच्चों याद रखो, एराकिडोनिक एसिड पे जब कॉक्स पाथवे आया तो कॉक्स के दो हैं, एक कॉक्स 1 है, एक कॉक्स 2 है। तो कॉक्स 1 जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 को कम कर देता है, जिसकी वजह से एसिड की सिक्रीशन कम करने वाला मैकेनिज्म उड़ जाता है बॉडी में। तो बॉडी में अल्सर्स बनने का रिस्क और ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक पेशेंट है जिसमें कॉक्स 2 है, फॉर एग्जांपल कॉक्स 2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को कम करता है, जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है, फीवर शिवर में काम आएगा। तो आप मुझे एक बात बताएं, एक मरीज है जिसको आगे ही अल्सर है, स्टमक में अल्सर है, उसको आप कौन से इनहिबिटर दोगे? कॉक्स 1 के दोगे या कॉक्स 2 के दोगे? हाँ जी, आप लोग क्लास के अंदर अगर आए हुए हैं तो काइंडली टाइप पे कर लें बच्चों। होप सो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको थ्रू आउट लाइफ डॉक्टरी में भी काम आएगा आगे, और ये बड़ा हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है। सो गुड, शाबाश। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स देने हैं, ठीक है। ये इस मैसेज क्वेश्चन में टेक अवे मैसेज है। लिवर की डिजीज में या लिवर इंजरी में एक डायग्नोस्टिक फीचर, अब जाहिर इस तरह का सवाल तो नहीं आता, दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो ALT आपने याद रखना है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर लिवर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर ALT की रेशो AST से ज्यादा हो तो तब क्या डायग्नोसिस होगा? अगर AST की ALT से ज्यादा हो तब क्या डायग्नोसिस होगा? हाँ जी, A का और B का। एनीवन? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ A? A का सिरोसिस है। अच्छा, शाबाश। और B वायरल हेपेटाइटिस। एनीवन एल्स? मैंने इसलिए पूरा डायग्नोस, B is alcoholic, शाबाश, गुड। So say it rightly type कि B is
बी इज अल्कोहलिक, बी याद रखना है, बी अल्कोहलिक होता है। व्हाट इज ए? ए किस ALD की रेशो AST से ज्यादा, ये होता है नैश में, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, नैश। ठीक है, ये जो आजकल फैटी लीवर आता है उसमें ALD की रेशो AST से ज्यादा होती है, और AST की रेशो ALD से ज्यादा होती है अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। समझ आ गई ये बात? अब डॉक्टर हफ्सा ने एक बात टाइप किया कि सर्च सिरोसिस के अंदर ALT ज्यादा होगा, ऐसी बात है? सो डॉक्टर हफ्सा, कैन यू प्लीज टेल मी कि सिरोसिस में होता क्या है? ये लिवर है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट आ जाते हैं, तो लिवर के सेल्स तो रहे ही नहीं, सेल्स तो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो नेक्रोसिस जब होगी तो ये एंजाइम्स किधर पड़े हुए होते हैं? सेल्स के अंदर ALT पड़ा हुआ होता है ना, लिवर के अंदर। तो आपके हाल में जब पेशेंट के सेल्स ही नहीं है तो ALT क्या होगा? ALT नॉर्मल हो जाएगा। समझ आई बात? ALT को कुछ नहीं होगा, फाइब्रोसिस हो चुकी है, तो इसलिए आपने क्रोनिक लिवर डिजीज में ALT को देखना नहीं होता। अब आपने एक बात की, वायरल हेपेटाइटिस, ALT के लेवल्स होते हैं। अगर ALT फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का, एक पेशेंट है जिसका ALT 40s में, एक पेशेंट है जिसका ALT 200 में, एक है जिसका ALT 1600 में। ये जो 1600 है ना, इसके डिफरेंशियल कम, तो इसलिए हम इसके याद करते होते हैं। इसमें सबसे पहले आती है ड्रग ओवरडोज, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। दूसरे नंबर पे आता है इस्कीमिक हेपेटाइटिस। तीसरे नंबर पे आता है वायरल हेपेटाइटिस और ऑटोइम्यून। ठीक है, ये डिफरेंशियल्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया अभी तक का आपका इतना ही। कहते हैं येलोविंग ऑफ आईज इंडिकेट विच डिजीज। क्या होता है येलोविंग ऑफ आईज? इसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस जो होगा वो क्या होगा? बेसिकली आपकी, आपको सबसे पहले एक बात समझ आनी चाहिए कि जो बिलिरुबिन होता है ना, ये बॉडी के इलास्टिक टिश्यू, इसके साथ बाइंड हो जाता है। और बिलिरुबिन जो होता है उसकी फॉर एग्जांपल क्या होती है? कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, ये असल में आपकी बॉडी के अंदर आपके जो HB होता है, हीमोग्लोबिन होता है, वहां से जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है वो बनाती है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जाता है लिवर के पास, लिवर इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। इतनी सारी बात है। तो यहाँ तो अब देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से मैं आपको बता दूं जॉन्डिस की टाइप्स होती हैं। एक टाइप होगी प्री हेपेटिक, एक होगी पोस्ट हेपेटिक, और एक होगी हेपेटिक। तो प्री हेपेटिक में जब हीमोग्लोबिन का टू मच हिमोलिसिस हो रहा होगा तो क्या एक मार्कर होगा जो कि रेड ब्लड सेल से निकलता है या हर सेल से निकलता है, इंडिकेटर होता है कि सेल टूट रहे हैं। कोई बता सकता है उस इंडिकेटर का नाम? हर सेल के अंदर पड़ा हुआ LDH, लैक्टो डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, LDH रेज्ड होगा। पोस्ट हेपेटिक के अंदर जाहिर सी बात है अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड होगा, और लिवर की इंजरी जब भी होगी तो ALT ज्यादा होगा। तो आप लोग मुझे बताएं, अगर एक पेशेंट है जिसका बिलिरुबिन रेज्ड है और उसका साथ LDH रेज्ड है, और एक और बात आपको बता दूं कि इन सारी स्टेट्स के अंदर प्री हेपेटिक में अनकंजुगेटेड होता है, और लिवर के बाद जो होता है वो कंजुगेटेड होता है बिलिरुबिन, और लिवर के अंदर जो होता है वो मिक्स पिक्चर होती है। अब एक पेशेंट है उसका अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, LDH ज्यादा है, डायग्नोसिस क्या होगा? A होगा, B होगा या C होगा? हाँ जी बच्चों, आप लोग 10 बच्चे मेरी क्लास के अंदर, इतने डल तो ना हुआ करें ना, टाइप किया करें। फिर मैं स्पीड में जब जाता हूँ फिर आप लोग कहते हैं सर आप टू मच स्पीड।
यस, सो ए प्री हेपेटिक। अगर किसी का अल्कलाइन फास्फेटेज रेज होगा दैट वुड बी पोस्ट हेपेटिक। फिलिंग टेक्निक टू प्रिवेंट इंट्रेनल स्ट्रेस इन क्लास 5 एक्टिविटी इंक्रीमेंटल फिलिंग टेक्निक होती है। पार्ट ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर इंडिकेट अ नीड फॉर रिलाइनिंग। ये पता नहीं क्या है। Part that connect a major connector to the other component of removable partial denture, वो minor connector होते हैं। Then जिसमें क्या स्ट्रोक वॉल्यूम पेशेंट का 50 ml है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इनटू एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रोक 50 है और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम पेशेंट का 60 है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इधर ही रहेगा। 50 में आप 70 को ऐड कर लें, सिंपल सी मैथ है, 120 आंसर होगा। रिट्रोपोलर ट्राइगोन एक्सट्रैक्शन है, कौन से लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें? सब मैंडिबुलर और अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट कौन से वीक में होती है? 3rd वीक में, और इसमें फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं? यॉर्क एपिब्लास्ट से आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्म सेल्स कहाँ से आते हैं? पीटीए अराइजेस फ्रॉम व्हिच आर्च से? ये पेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का 6th आर्च से आता है। कार्टिलेज ड्राइव 5th और 6th आर्च से कौन से कार्टिलेज होते हैं? थायराइड के कार्टिलेज होते हैं, रेटिनाइड और क्रीकाइड। सिंड्रोम जिसमें एबनॉर्मल शोल्डर्स हो वो ट्रिकर कॉलिंस सिंड्रोम होता है। टिम्पैनिक नर्व का जो प्लेक्सस होता है वो क्रेनियल नर्व 9th से बनता है, ग्लोसोफिरिंजियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेजल सेक्रेशंस में आपकी 7th नर्व बेसिकली इन्वॉल्व है। 7th की भी कौन सी ब्रांच? ग्रेट पेट्रोजल नर्व। ठीक है, और ये कहां से आती है? टेरिकोपैलेटाइन फोसा से। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में कौन सी? ये तो सारी इंफॉर्मेशन वाले एमसीक्यू। कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में कौन सी वेन्स इन्वॉल्व होती हैं? वो आपके पास सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन होती है। इसीलिए आपका जो एरिया होता है नोज का, नोज के अराउंड यहाँ पे ये वेन्स जा रही होती हैं, इस एरिया को हम कहते होते हैं नोज का डेंचर एरिया। ठीक है, ये डेंजर एरिया फेस होता है, यहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन में चला जाता है, और ये दिस इज सुपरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, V1, V2 और 6th नर्व, ये सारी कवर्नस साइनस में होती है। कोई आप बता सकते हैं कवर्नस साइनस जो होता है, ये आपके पास दरमियान में बोन है और दोनों तरफ कवर्नस, इसके अंदर फ्लोर से कौन सी नर्व जाती है? फ्लोर से। इन सारी नर्व्स में से कौन सी एक नर्व है जो अंदर से गुजर के जाती है? बाकी साइडों में पड़ी होती है। ये V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है, 6th नर्व होती है। 6 नर्व जो होती है वो थ्रू गुजर के जाती है। वाई इज अ प्रेग्नेंट लेडी को आप कहते हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ना हो ड्यूरिंग प्रोसीजर? वजह ये होती है कि आपकी बॉडी में जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, राइट में आपकी आईवीसी पड़ी होती है और लेफ्ट में एओर्टा होती है। वो आपको पता है एओर्टा पे जितना मर्जी प्रेशर डाल रहे हैं वो तो पल्सेटाइल रहेगी, लेकिन आईवीसी नहीं रहेगी। तो आप पेशेंट को लेफ्ट लेटरल कर देते हैं ताकि आईवीसी पे प्रेशर कम आए। Which muscle responsible for the adduction of vocal cord? वैसे पेपर में एबडक्शन का पूछा जाता है, तो जो आपका एबडक्टेड है ना वो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड है। बाकी जितने भी मसल्स हैं, ओनली मसल जो कि एबडक्ट करता है ये आप याद कर लें। बाकी सारे के सारे जितने भी मसल्स हैं, ये जितने भी नाम लिखे हुए आपको याद होने चाहिए ज़बानी। ट्रांसवर्स रेटिनाइड, ओब्लिक क्रिकोथायराइड, थायरोरेटिनाइड, लेटरल क्रिकोथायराइड, रेटिनाइड, ये सब मसल जो होते हैं ये एडक्टर्स होते हैं। और इनको नर्व कौन सी होती है तो बता सकते हैं? विच नर्व 9th नर्व सप्लाई करते हैं या 10th? लेडिंग्स की नर्व सप्लाई क्या? 10th की भी कौन सी ब्रांच? सुपीरियर लेरेंजियल या रिकरेंट लेरेंजियल? शाबाश। और कौन से एक प्रोसीजर में ये नर्व इंजरी का बहुत खतरा होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स का पैरालिसिस भी होता है?
थायराइडेक्टमी। विच मसल्स इन्वॉल्व इन फोर्सफुल रेस्पिरेशन। वैसे सीपीएसपी का जो क्वेश्चन है ना वो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इंटरकोस्टल मसल्स की रेलिवेंस पूछते हैं। तो आई के साथ आप ई लिख लें। इंस्पायरेशन में नॉर्मली जब आप कर रहे होते हैं तो आई ई। इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स होते हैं और एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल होता है। ये तो एक पेट क्वेश्चन है सीपीएसपी का, मैं इसको आई ई आई लिखता होता हूँ। अब फोर्सफुल का थोड़ा सा गेम चेंज होती है। अगर आपसे कोई पूछे फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, आप खुद अभी फोर्सफुल इंस्पायर करें ना, बैक मेजर भी इन्वॉल्व हो जाएगा, भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, एब्डोमेन के मसल भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन फोर्सफुल इंस्पायरेशन पे एक्सटर्नल ओब्लीक होगा, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होगा। ये मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉल्स हैं, तो बच्चों के रिकॉल्स बाद गलत होते हैं, वो असल सिनेरियो रिपीट नहीं कर पाते। तो सिंस मैंने एसके 19 18 डिस्कस करवाई हुई ऑनलाइन, तो मैंने एक एक्सपीरियंस देखा कि ये पेट क्वेश्चन है सीपीएसपी का कि वो इंटरकोस्टल मसल्स की रेलेवेंस पूछते हैं विद इंस्पायरेशन विद एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स होते हैं और एक्सपायरेशन अगर हो तो उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल्स होते हैं। और एक सीपीएसपी का पेट क्वेश्चन है कि जो नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है उसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व होता है। हाँ जी, नॉर्मल एक्सपायरेशन अभी जो आप लोग कर रहे हैं, शाबाश, कोई मसल नहीं है उसमें, वो पैसिव होती है। ये वैसे क्वेश्चन है एपिथेलियाइड मैक्रोफेजेस का और रेगुलर मैक्रोफेजेस में डिफरेंस क्या है। जो एपिथेलियाइड होते हैं वो एक्टिवेटेड बेसिकली मैक्रोफेजेस होते हैं, उसमें चेंजिंग ये आती है, ये इनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, फेगोसिटिक एक्टिविटी इनकी ज्यादा होती है और इनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज इनसाइड प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। ये जो आपके मैक्रोफेजेस है, ये मैं हालांकि 20 दफा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये जब एपिथेलियाइड में जाते हैं तो इंटरफेरॉन क्या रिलीज करते हैं, गैमा, ठीक है, और इस एपिथेलियाइड सेल्स को मेंटेन करने के लिए ये रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। और ये जो मैक्रोफेजेस बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली मैक्रोफेजेस क्या आते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं, होता ही है कि टीबी होता है आपका मैक्रोफेजेस में, टीबी का सेल, तो टीबी वाले की वजह से यहाँ से रिलीज होता है इंटरफेरॉन 12। वो क्या करता है कि टी हेल्पर को कहता है भाई तुम टी हेल्पर 1 बनाओ। टी हेल्पर 1 फिर क्या करता है, वो रिलीज करता है, सॉरी यहाँ पे मैं आपको चेंज करके बताता हूँ असल वाली गेम सारी। टी हेल्पर 1 फिर रिलीज करता है इंटरफेरॉन गैमा, वो इन्हीं मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट कर देता है एपिथेलियाइड में। तो असल गेम आपने याद रखनी है, ये लूप, पहले आपके टीबी वाले सेल से मैक्रोफेजेस रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 12, फिर टी हेल्पर 1 रिलीज करते हैं इंटरफेरॉन गैमा और एपिथेलियाइड सेल में कन्वर्ट कर देते हैं मैक्रोफेजेस को। तो अब फिर सीन क्या होता है, इन एपिथेलियाइड सेल्स को कौन मेंटेन कर रहा होता है, ये रिलीज करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, जिसकी वजह से टीबी दरमियान में पड़ा रहता है और आगे पीछे ग्रैनुलोमा बन जाता है। तो सारा काम गड़क होता है जब आपके पास पेशेंट आते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का और आप उसको स्टार्ट करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर ड्रग, तो टीबी क्या हो जाता है, दोबारा टीबी रिएक्टिव हो जाता है। ये बात समझ आ गई है, हर एक को समझ आ गई है, एवरीवन क्लियर? ओके, थैंक यू। What happens when platelets turn around and secrete during activation? प्लेटलेट्स में शेप चेंजेस आएंगी, डीग्रेनुलेट होंगे, एडीपी रिलीज करेगा, थ्रोम्बोक्सिन ए2 रिलीज करेगा, सेरोटोनिन, ये इनकी चेंजिंग्स होती हैं, फेजेस होती हैं और एग्रीगेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपने जो असल बात याद रखी थ्रोम्बोक्सिन ए2 की, ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन ए2 प्लेटलेट्स को, दो प्लेटलेट्स को आपस में स्टिक करवाता है। इसी को जब आप इनहिबिट करते हैं तो पेशेंट की स्टिकिंग अफेक्ट हो जाती है। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में इसी को आप इनहिबिट करते हैं। बाकी कुछ आपको प्लेटलेट्स का पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये प्लेटलेट्स है, यहाँ पे रिसेप्टर होता है जीबी
GP1B। वो क्या करता है, इसको अटैच करवाता है वॉन विलिपडेन फैक्टर के साथ, जो कि सेल मेम्ब्रेन्स पे होता है। तो अगर इसकी इस बाउंडिंग को अफेक्ट हो जाए तो कौन सा एक डिजीज होता है, GP1B। हाँ जी, कौन से एक डिजीज में ये वाली एग्रीग्रेशन अफेक्ट होती है। डॉक्टर लाइबा, आपने रिकॉर्डिंग में दोबारा इसको सुनना है, इस कॉन्सेप्ट को। ये क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने शुरू के रिकॉर्ड सब काफी लेक्चर्स में बताया होगा। शाबाश, बर्नार्ड सोलियर के अंदर आता है। फिर प्लेटलेट्स थोड़े और चेंज होते हैं, तो GB2B3A ये इन्वॉल्व होता है। इसका काम होता है प्लेटलेट्स को, दो प्लेटलेट्स को आपस में थोड़ा सा स्टिक करवाना। इसका मसला हो तो फिर क्या होता है, ग्लैंड्स में, शाबाश, ग्लैंड्स में, शफीकुर रहमान, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये चेंजिंग्स आपने याद रखते हैं। फिर एडीपी रिलीज होता है। एडीपी के अगेंस्ट कौन सी आपने दवाइयां बना ली हैं, ड्रग्स एक्स अगेंस्ट एडीपी। शफीकुर रहमान, आप ही बता दें कौन से एंटी प्लेटलेट्स ड्रग हैं जो कि एडीपी की बॉन्डिंग और उसकी बेसिकली रिलीज को या उसको क्या नहीं, बाइंडिंग को बेसिकली। एपिक्सापेन नहीं, एनीवन एल्स। देखिए एस्प्रिन का मैंने आपको बता दिया। अब आप मुझे बताएं एडीपी के ऊपर को रिसेप्टर्स पे कौन सी एक्ट करती है, P2Y11 रिसेप्टर्स। हाँ जी, यार आप लोगों ने सुनी हुई है ये दवाई, कार्डियो की रोटेशन की होगी। हाँ, लोप्लेट, लोपिडोग्रिल, प्रेसग्रिल, टाइकाग्रिल। ठीक है, ये जो GP2B3A रिसेप्टर है, इस पे कौन सी एक दवाई एंटीबायोटिक्स हमने बना ली है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है। नहीं, नाइट्रोग्लिसरीन की दवाई। नाइट्रोग्लिसरीन का तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही बच्चे डिफरेंट है। अभी तो हम एंटीप्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं। एंटीप्लेटलेट्स में क्या क्या दवाइयां आती हैं, एक तो एस्प्रिन आ गई, जिसका मैकेनिज्म आपको बता दिया मैंने। फिर आई आपकी एडीपी रिसेप्टर्स पे एक्ट करने वाली, जिसमें लोप्लेट आती है। फिर आई GB2B3A के अगेंस्ट एंटीबॉडीज। हाँ जी, क्लोपिडोग्रिल तो हो गई है ना। एनीवन एल्स। एंटीफाइब्रेट, टायरोफाइबन, एपिक्सा कैम, ये सारी दवाइयां इधर ही एक्ट करती है ना। ठीक है बच्चे, ये आपने प्रोफेसर साहब आपने क्या कॉम्बिनेशन लिखा है, क्लोपिडोग्रिल का इनफ्लिक्सीमैब के साथ। हम्म, फार्मा आपकी बहुत वीक है। क्लोपिडोग्रिल एडीपी के रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है। ठीक है, इनफ्लिक्सीमैब जो है ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ये तो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। ये ग्रेन्यूल्स आपने याद रखने हैं, ये आपको कोई कॉन्सेप्ट सारा रिकॉल्स में भी लिखा होगा। व्हाट इज प्रिवेंटिव ऑर्थोडेंटिक्स, ये मैं तमाम मैयर जिससे आप ऑक्लूजन करें बाय प्रिवेंटिंग द प्रोग्रेशन ऑफ मेल ऑक्लूजन। कॉमन रेडियोग्राफ डेंटिस्ट्री में बिट विंग रेडियोग्राफ होता है। कॉमन रेज जो यूज होती है कैंसर में वो गामा रेज होती है। मोस्ट कॉमन कस टू फ्रैक्चर इन द मैड सेकंड मोलर इज डिस्टोबक्कल कस। Nitrous oxide cause which type of anemia? This is best question for MRCP. ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी करवाता है। टू मच पेन किलर्स के बाद पेशेंट को गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, कंडीशन लाइकली क्या होगी, बेसिकली एनएसिडिक अल्सर डिजीज। वजह कौन बताएगा, कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन इफेक्ट हो रहा है। हाँ जी, सब टाइप करें, प्रोस्टाग्लैंडिन कौन सा होगा, शाबाश, E1। ठीक है, an acid with the least gastrointestinal toxicity
वो COX-2 इनहिबिटर्स होंगे। कुछ नाम आप याद कर लें कौन कौन से होते हैं। ये देखें, ये पैरोक्सिकीम, कीटोलोडैक की हाई जीआई टॉक्सिसिटी होती है। रेनुला क्या होता है, म्यूकोशल रिटेंशन सिस्ट होती है, सबलिंगुअल ग्लैंड से आती है। लिम्फ नोड्स फिल्टर्ड इन विच एरिया, मार्जिनल या रेड, मार्जिनल में होते हैं ये बेसिकली, वाइट एरिया इसको कहते हैं। रेड पल्प जो होता है ये आरबीसीज के साथ कंसर्न होता है। कॉज ऑफ रूट कैरीज इन ओल्ड एज, पुअर ओरल हाइजीन है विद जिंजाइवल रिसेशन और जीरोस्टोमिया। रूट कैरीज की ओल्ड एज में काज साइज पर सबसे बड़ी काज क्या होगी, सेक्रेशन नहीं होती। एंडेमिक फ्लोरोसिस जो होती है वो पेशेंट को जब लॉन्ग हाई लेवल्स ऑफ फ्लोराइड को एक्सपोजर हो लंबे अरसे तक, तब उसको होगा। पल्प इज एब्सेंट इन टूथ और एक्सरे के अंदर, तो लाइकली काज क्या होगी, पल्प की ओब्लिटरेशन ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। इन्फ्लुएंजा जो होता है वो सेगमेंटेड वायरस होता है, नेगेटिव सेंस, और ये बेसिकली ऑर्थोमिक्सो वायरस की कैटेगरी में आता है। इसके टाइप्स होती हैं ए बी सी। इसके बारे में की फीचर्स आपने याद रखते हैं, तो 3 ग्लाइकोप्रोटीन्स है, एक हीम एग्लूटिनिन है और एक न्यूरामिनिडेज है। ठीक है, और इनके अगेंस्ट ही आपने दवाइयां भी बनाई। कोई दवाई का नाम पता है? ये नीचे लिखी हुई है, न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स है ओसेल्टामिर। अगर 48 आवर्स के अंदर आप दे रहे मरीज को तब फायदा होगा। अमेंटाडीन किस, अमेंटाडीन भी है, गुड शाबाश। अमेंटाडीन कौन से डिजीज में यूज होती है? अमेंटाडीन शाबाश, पार्किंसन में। केजियस नेक्रोसिस ये जो होती है ये टीबी के लिए स्पेसिफिक होती है, चीज लाइक नेक्रोसिस होती है। दरमियान में टीबी पड़ा होता है, आगे पीछे एपिथेलियाइड सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, और फिर लिम्फोसाइट्स पड़े होते हैं। इसको केजियस कहते हैं। आगे एक बच्चे ने ये सवाल किया है तो मुझे फिर रहा नहीं जाता। डॉक्टर लाइबा आर यू विद मी? अब मैं आपके लिए ये सिर्फ एक्सप्लेन करने लगा हूँ, हो सकता है बाकियों को भी फायदा हो इससे। डॉक्टर लाइबा आर यू देयर? So she probably left the discussion. ओके, सो केजियस नेक्रोसिस में क्या होता है, बेसिकली दरमियान में टीबी के सेल्स होते हैं, वो चीज लाइक अपीयरेंस वो देते हैं, सॉफ्ट सी, और आगे पीछे एपिथेलियाइड सेल्स होते हैं, टीबी के स्पेसिफिक है। टीबी में फंगल में भी कुछ ग्रेनुलोमेटस डिजीज में, लेकिन टीबी के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, साइडों पे एपिथेलियाइड सेल्स होते हैं। G1 फेज क्या होती है, फर्स्ट गैप फेज होती है सेल साइकिल की। इसमें सेल की माइटोसिस होती है डीएनए के सिंथेसिस एस फेज से पहले पहले। इसके चेक पॉइंट्स आपसे कभी कभी पूछे जाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि रेटिनोब्लास्टर प्रोटीन रेगुलेट G1। अब आप फॉर एग्जांपल दिस वन इज G0, फिर G1 में गया, G1 से चले जाते हैं जी एस फेज में। अब कहते हैं यहाँ पे इसके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, आरबी प्रोटीन होती है, इट इनहिबिट द इलॉन्गेशन फैक्टर 2 until it's phosphorylated। तो इसमें क्या होता है कि ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ को, बेसिकली आप ये बात याद रखें कि आरबी जीन जो होती है, बेसिकली आरबी जीन रेटिनोब्लास्टर जीन, ब्लास्टोमा जीन, इसका काम होता है G1 से एस फेज में ट्रांजिशन। ये चेक पॉइंट है। अगर आरबी जीन की म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा कि अनरेगुलेटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, और रेटिनोब्लास्टोमा में यही मसला होता है। ठीक है, और कहता है कि P53 कैन अरेस्ट अ सेल साइकिल इन G1 whereas P21 if DNA damage is detected। कि पास औकात यहाँ पे अरेस्ट कर देता है, अगर डीएनए को डैमेज डिटेक्ट हुआ है वो P53 होती है। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी सेल में P53 की म्यूटेशन ना हो, वो सेल को कीमोथेरेपी लग सकती है उस ट्यूमर में। और जिन ट्यूमर्स में P53 की म्यूटेशन आ जाए उनमें आप कीमो नहीं लगाते। ये बात आप याद रखिएगा, ये कीमोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल है। ये बात समझ आई है?
कीमोथेरेपी में एक चीज ये भी देखी जाती है लगाने से पहले कि कहीं मरीज को P53 की म्यूटेशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आप डीएनए को डैमेज करते हैं कीमोथेरेपी में, और P53 उसको डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके सेल को अरेस्ट कर देता है। पूरी कीमोथेरेपी में आप कर ये रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आप मुझे बताएं कौन सी एक ड्रग है जो अल्काइलेटिंग एजेंट है, बताएं ना जरा, कौन सी कीमोथेरेपी की ड्रग है? पढ़ी हुई है आपने बहुत सारी, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाए। हाँ जी, एनीवन? कोई भी नहीं राज? नो, टैक्सेंस तो नहीं होते बच्चे, टैक्सेन तो माइटोसिस के साथ लिंक है। एनीवन एल्स? यार उससे हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है। चलो आप बता दो कौन सी एक नोटोरियस ड्रग है? साइक्लोफॉस्फेमाइड, शाबाश। ओवसाइट कब कंप्लीट करता है? मियोसिस 1 ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन पे 2। ऑडिटरी एरिया, रिपीटेड एमसीक्यूज, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होती है एरिया 41 और 42। बेरी बेरी की काज क्या होती है? विटामिन B1, रिपीटेड एमसीक्यूज काफी वीडियोस पे हम कर चुके हैं। कोबैलामीन के की फीचर्स क्या होते हैं, ये आपने याद रखना है। कोबैलामीन में नहीं, कॉज क्या होती है? अच्छा, आपका जो विटामिन B12 होता है ना, बेसिकली अगर आप इस तरह लेके चलें, आपने स्लेवरी ग्लैंड से आपका रिलीज हुआ आर बाइंडर, और ये आप B12 खा रहे हैं, B12 आया, आर बाइंडर इसके साथ बाइंड हुआ, ये प्रोसेस होता है आपका। फॉर एग्जांपल जो स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है वो उसको मेंटेन करती है, तो ये आगे जाके आपका प्रोसेस होता है एसिड की वजह से। फिर आपके पेंक्रियास से सेक्रेशंस आती हैं, वो आर बाइंडर को डिटैच करवाती हैं और विटामिन B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच हो जाता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये टर्मिनल आइलियम पे जाके अटैच होता है। तो अगर आपको थोड़ा सा कोई समझाना चाहे तो एक तो आपका स्टमक का एसिड बड़ा खास है, इस एसिड की वजह से इसके साथ कुछ प्रोटीन्स लगी होती हैं, वो डिटैच होती हैं और आर बाइंडर अटैच होता है। ये बात होगी पहली। फिर दूसरी, आपका पेंक्रियास बड़ा जरूरी है, आर बाइंडर तब भी हटेगा और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर अटैच होगा। और तीसरी बात ये होगी कि आइलियम बहुत जरूरी है। अब बच्चों मुझे खुद बताओ, माशाल्लाह इंटेलिजेंट एनफ टू नो, सबसे पहली काज विटामिन B12 की अगर मैं आपसे पूछूं B12 की रिट्रोग्रेड डेफिशिएंसीज में, दिस इज स्टेशन 1 रिट्रोग्रेड, चलो तो आइलियम ही नहीं है मरीज की, तो कौन सा डिजीज में आइलियम अफेक्ट होती है? हाँ जी, कौन सी डिजीज में आइलियम अफेक्ट होती है? अल्सरेटिव में नहीं होती, क्रोन्स में होती है। कोलाइटिस तो याद रखें वो डिजीज ही कोलोन के, बैकलेशियर हाइलाइटिस होता है लेकिन रेयर कंडीशन है, उसको छोड़ते हैं आप। इसके अलावा क्रोन्स होता है, टीबी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसी जगह आइलियम में एक पैरासाइट बैठा हुआ होता है, फिश की तरह का होता है, फिश से आता है, उसको क्या कहते हैं? बाज औकात उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर बाउंड नहीं कर पाता। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पैरासाइट? शाबाश, डायफाइलोब्रोथिन, ठीक है। और एक और वजह, फिर आप पीछे आते जाए, पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी काज हो सकती है, स्टमक में एसिडिटी अगर कम है तब कॉज हो सकता है, पीपीआई पेशेंट यूज कर रहे हैं, तो ये कॉजेज हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी जब होती है तो चिलोसिस होते हैं एक तो, और एक कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, ठीक है। कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन अनीमिया होता है, सेबरेजिक डर्माटाइटिस,
असल बात आपने याद रखनी है, 2 C's इसके। एक तो इसमें चिरोसिस होता है, एक कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन होता है। और ये बात याद रखनी है कि राइबोफ्लेविन इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन बेसिकली मेटाबॉलिज्म के अंदर। थायमीन का क्वेश्चन हमारा पाया, थायमीन बेरी बेरी कराती है वर्निक की स्पोर्ट्स से। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स अपने आप को किधर अलाइन करते हैं बेसिकली। माइटोसिस क्रोमोसोम अलाइन एट विच स्टेज? तो माइटोसिस में मेटाफेज के अंदर बेसिकली वो अपने आप को अलाइन करते हैं। ये तो आपका एफएससी का क्वेश्चन है। विच एंटीबायोटिक इज सिक्रेटेड इन सलाइवा? वो टेट्रासाइक्लिन्स होती हैं। फिर ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्राइमरली प्रेजेंट इन न्यूबॉर्न? तो न्यूबॉर्न में जो वो एंटीबॉडीज होंगी जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं। तो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है आईजीजी। प्रोड्यूस कौन सी होती है इन न्यूबॉर्न्स के अंदर? अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, न्यूबॉर्न में प्रोड्यूस जो होंगी प्राइमरी में वो आईजीएम होगी। थोड़ा सा वेग एमसीक्यूज है वैसे। यहाँ पे होना चाहिए कोई इन्फेक्शन हुआ है तब कौन सी प्रोड्यूस होगी। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन दी है। इंसुलिन क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को एक तो कम करती है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम को सेल्स के अंदर भेजती है। इसीलिए हाइपरकलीमिया में ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट क्या होती है हाइपरकलीमिया? व्हाट इज फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर हाइपरकलीमिया? अब जो आपने आप लोगों ने केसेस देखे होंगे, सबसे पहले इंसुलिन देते थे आप लोग। सबसे पहले क्या करते थे? मैं आपको कहता हूँ, मैं आपके बेड का पीजी हूँ, मैं कहता हूँ पेशेंट का पोटेशियम 8 पे है, दवाई आप क्या दोगे? दवाई होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, ये पोटाश करना इसी को कहते हैं बच्चे। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट आपने लेनी है, उससे क्या होगा कि जो कार्डिक मायोसाइट्स की मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, पेशेंट एरिथमियाज में नहीं जाएगा। अगली चीज आपने ऐड करनी है, दोनों चीजें कर सकते हैं, नेप्स भी करें विद वेंटोलिन। वो क्या करेगा? बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा जिससे पोटेशियम कम हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आप पेशेंट को इंसुलिन दें विद डेक्सट्रोसेलाइन। ठीक है। चौथे नंबर पे आप क्या करते हैं? पेशेंट को लेसिक्स देते हैं। पांचवें नंबर पे आप पेशेंट को ओरली कैक्सलेट की सिरप आती है। छठे नंबर पे अगर काम कंट्रोल ना हो तो डायलिसिस कर लेते हैं। अब याद रहेगा, इज दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? हर इंसान को क्लियर हो गया? थैंक यू। डायबिटिक पेशेंट क्यों एक्सक्रीट करते हैं ग्लूकोज यूरिन में? क्योंकि उनका थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है रीनल, उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते और वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर जो है 180, 180 से जब रेनल क्रॉस कर जाती है आपकी, फिर आपकी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाती है। व्हाट काजेज अ राइटवर्ड शिफ्ट इन ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व? तो राइटवर्ड शिफ्ट में हर वो चीज होगी जिससे हीमोग्लोबिन को फैसिलिटेट होगा कि वो ऑक्सीजन को डीलोड कर दे। तो आप देखिए, जितना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, टेम्परेचर टिश्यू का ज्यादा हो, जितना एसिड बना हो, टूथ विस्कस हो गया, एक्सरसाइज, हाई एल्टीट्यूड, मतलब कॉमन सेंस। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या होगा? हर वो कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन को कहा जाए कि भाई टाइटली टू बाउंड कर। ठीक है। अब आप मुझे बताएं, ये तो सारी रिवर्स हो गई। और दो कंडीशन कौन सी नोटोरियस हैं जिसमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है? एक में तो ग्राफ ही ऐसे हो जाता है,
ऐसे जाके ऐसे। हाँ जी, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और एक होता है मायोग्लोबिन। ठीक है, शाबाश, कुछ को पता था पहले। व्हाट एरिया ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होती है और फ्रंटल होती है। इसको कौन सा डिमेंशिया कहते हैं? पिक, पिक्स डिजीज इसको कहते हैं। पिक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। स्प्रिंग पढ़ चुके हैं, कॉक्स वन कॉक्स टू को इनहिबिट करती है। हाइपोग्लॉसल नर्व की रिलेशन कॉमन कैरोटिड में ये होता है कि लेटरल होती है, दोनों को लेटरली क्रॉस करती है, कॉमन कैरोटिड को भी, इंटरनल कैरोटिड को भी। नर्व सप्लाई टू मसल और सॉफ्टवेयर सब के सब को सप्लाई करती है आपकी टेंथ नर्व एक्सेप्ट टेंसर वेलाय प्लेटन आई, इसको फिफ्थ होती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बार बार। अफेक्ट ऑफ एड्रीनालिन, एड्रीनालिन स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस में क्या होगा, ग्लूकोज आपको रेस चाहिए, तो ये ब्लड ग्लूकोज को ज्यादा करती है बाय स्टिमुलेटिंग द ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगी ग्लूकोज में और ग्लूकोज की सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर देगी। हाइपरप्लास्टिक सीमेंटम क्या होता है? बेसिकली adaptive overgrowth cementum की at the root of the apex usually in response to chronic irritation. Thoracolumbar outflow causes disruption in contraction of which, इसके बारे में यही है कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है ना वो T1 से L2 सेगमेंट से होता है। तो लेटिस्मस डोर्साई की जो नर्व सप्लाई होती है वो थोरोकोडोर्सल नर्व होती है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की पोस्टीरियर कॉर्ड से होती है। तो कहता है कि बट लेकिन जो मसल इटसेल्फ है वो एनाटॉमिकली थोरैकोलम्बर फेशिया से होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रप्शन इन थोरैकोलम्बर आउटफ्लो और फेशिया, चाहे वो आउटफ्लो हो या फेशिया हो, वो कैन इम्पेयर द मसल फंक्शन। तो एक जगह मैंने पहले ये भी पढ़ा था कि जो नर्व सप्लाई आ रही होती है बेसिकली C7 C8 से, थोड़े से फाइबर्स उसके साथ मिक्स हो जाते हैं T1 की, इस वजह से थोरैकोलम्बर आउटफ्लो में अगर कोई मसला आए तो साथ लेटिस्मस डोर्साई की नर्व सप्लाई में भी मसला आ जाए। ऑर्गन हाइपरट्रॉफी डेथ के बाद डेफिनेटली नहीं होती बल्कि ऑर्गन की एट्रॉफी स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ हार्मोन के साथ कौन सा कंसर्न है ग्रोथ के साथ, ये आपको याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन लिवर के पास जाता है, वहां से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है और हम लैब्स में एक्रोमेगली में इसी के लेवल देखते हैं। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। राय सिंड्रोम में क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा हो, या आप एक पेट क्वेश्चन है, उसको चिकन पॉक्स हो, उसको पेन रिलीफ के लिए ना या फीवर के लिए आपने कभी एनेसिड्स नहीं लेने। ठीक है, इस बच्चे को आपने कभी भी ये ब्रूफिन हो गया, ये इस तरह की चीज नहीं दी, आप उसको सिर्फ पेनाडोल दे दें। वजह ये होती है कि इनमें अगर आपने कोई ब्रूफिन शुफिन दे दी, ठीक है, उससे क्या होता है इन बच्चों के अंदर इनमें जो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हो जाता है, लिवर की इंजरी हो जाती है, लिवर फेलियर में चले जाते हैं। तो इसलिए हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, एक्सेप्ट एक कंडीशन में आप पेशेंट को एनेसिड देते हैं, वो कावासाकी होता है। न्यूमैटिक फीवर में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाइन इन्वॉल्व होता है। टॉन्सिल्स में भी यही होता है, ये मैंने रिपीट किए हुए हैं बार बार। अल्नर एमिनेंस पेशेंट की अफेक्ट हुई है, पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ थंब और फिंगर्स, मतलब वही बात, ये स्पेयर्ड आना चाहिए। तो नर्व कौन सी, अल्नर एमिनेंस अगर पेशेंट की थोड़ा सा वेग है, अब ये अल्नर एमिनेंस अनअफेक्टेड है, ठीक है। मीडियन एमिनेंस बेसिकली पेशेंट की अब ये कह रहे हैं अल्नर एमिनेंस अफेक्टेड, तो अल्नर एमिनेंस में अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा वेग कर दिया। पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ थंब और इंड फिंगर्स आर इन्वॉल्व। तो अगर आपके पास अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना सीपीएसपी के, और ये रिकॉल्स भी गलत है, ये गलत रिकॉल है इस तरह ना थोड़ा सा। अब ये है थिनार और ये है हाइपोथिनार, सिंपल सी बात। तो थिनार की अगर एट्रोफी होगी और साथ ये वाली थर्ड एंड हाफ फिंगर्स इन्वॉल्व होंगी तो दिस इज मीडियन।
अगर हाइपोथेनार्केट्रॉफी और साथ 1.5 मीडियल फिंगर हो तो अल्नर। अब इसमें पाल्मर एस्पेक्ट ऑफ थंब इन्वॉल्व हो गया, तो लाइकली ये मीडियन की टेरिटरी, सिंपल टू एक्सक्लूड बेसिकली। ठीक है, पेरिडोंटल में कहता है क्लासिफिकेशन जनरल टाइप ऑफ एल्वियोलर बोन के अंदर लास्ट में आती है, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। एक जहाँ पे कैंडी क्लासिफिकेशन ऐसे आया था, partially edentulous arches based on a location or number of edentulous spaces. कैंडी क्लासिफिकेशन, ये कैंडी क्लासिफिकेशन। एप्लीकेट क्लासिफिकेशन क्या होती है बेसिकली, पार्शियली एडेंचुलस आर्चेस के लिए, फॉर रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स के लिए। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव इथाइल अल्कोहल कंसंट्रेशन क्लीनिंग के लिए और डिसइंफेक्शन के लिए 60 to 95% तक। और ग्लूटाल्डिहाइड का भी आया हुआ है 2%, ये दोनों हमसे यूज बहुत रिपीट हुए हैं। ये भी की मीडिएटर्स क्रैप साइकिल के सिट्रेट और आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, ससिनाइल, ससिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, ऑक्सैलोएसीटेट, जितने आप याद करेंगे आपको याद रहेंगे। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के बारे में आपने याद रखना, सुपरफिशियली स्टेनोग्लोमेस्टाइड की होती है, एंगल ऑफ मैंडिबल से टू द मिडल ऑफ द क्लेविकल, बिल्कुल ऐसे आ रही, ऐसे तो नहीं होती वैसे आपस की बात है। ये इंटरनल जुगुलर थोड़ी सी ओब्लिक सीधी आती है, एक्सटर्नल जो होती है वो थोड़ी सी लेटरल से मीडियल आती है। ये क्या लिखा हुआ है, ये डीप होती है इंटरनल की, तो और ये स्ट्रेटन होती है। इंटरनल जुगुलर सीधी सीधी आती है, जो एक्सटर्नल होती है ना वो थोड़ी सी ओब्लिक ऐसे आती है, एंगल ऑफ मैंडिबल से ऐसे का, क्लिनिकली वैसे। ठीक है, लिखा हुआ मोर लेटरली इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसम। असल बात ये बताना चाह रहा है कि जो एक्सटर्नल जुगुलर है वो सुपरफिशियल होती है, इंटरनल डीप होती है। कोरोनरी ब्लड फ्लो में ऑटो रेगुलेशन होती है बेसिकली। थर्ड हार्ट साउंड में आपको पहले बताया था, जिस तरह पॉट है ये और इसको आपने पानी से भरा हुआ है, थोड़ा सा पानी और आगे गिरेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी, इसको S3 कहते हैं। तो हर वो कंडीशन जिसमें हार्ट साइज में बड़ा हुआ है, उसमें पानी बड़ा हुआ है, उसमें आपको S3 हार्ट साउंड आएगी। तो ये यंग एडल्ट्स में नॉर्मल होती है, ओल्डर एडल्ट्स में मतलब ये है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो। ठीक है, तो इसमें एक और काज क्या होगी, MR का मर्मर, माइट्रल रिगर्जिटेशन, उसमें डायलेटेड होता है, टू मच पानी पड़ा होता है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एक काज हो सकती है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। फेशियल नर्व के कहता है विच व्हाट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बोनी सेगमेंट ऑफ द फेशियल नर्व, तो वो जेनिकुलर गैंग्लियन होता है। ठीक है, और फेशियल कैनाल होती है बेसिकली, ये टेरिकोपैलेटाइन फोसा को इसी गैंग्लियन से फाइबर्स जाते हैं। लिम्फेडिमा की कॉजेज को याद करने का तरीका, यहाँ प्राइमरी होती है, कंजेनिटल या सेकेंडरी। सेकेंडरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फेक्शन है, कौन सा एक इन्फेक्शन होता है, वैसे ट्यूमर से भी बंद हो जाते हैं लिम्फ नोड्स, क्योंकि देखिए ना ये आपका आर्टरी आई, ये कैपिलरीज, ये वेन्स, ये ब्लड वापस चला गया हार्ट में, यहाँ पे लिम्फेटिक्स लेके जाते हैं, छोटे छोटे जो प्रोटीन्स आ जाते हैं। तो बाज़ औक़ात प्राइमरीली ये ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं, बाज़ औक़ात ये कैंसर इनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। एक और काज इन्फेक्शन है, हाँ जी, विच इन्फेक्शन, कौन सा एक इन्फेक्शन होता है, विच इन्फेक्शन, वेरियल डिजीजेस। ठीक है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ये इंट्रासेलुलर होता है। मेस्टाइड प्रोसेस की क्रीज क्या चीज होती है, फेशियल नर्व होती है, मेस्टाइड एयर सेल्स होते हैं, सिग्माइड साइनस होता है और मिडल ईयर होता है। असल में आपको ना इसकी बाउंड्रीज पता हो, ये मेस्टाइड है, ठीक है, और इसके मीडियली क्या है, इसके आगे की तरफ क्या है, इसके पीछे क्या है और इसके लेटरल क्या है। अब आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताएं, आपको अगर मैं लेटरली बताऊं ना, तो ये मिडल ईयर होता है, इसमें ऐसे मेस्टाइड एंट्रम होती है, ये मेस्टाइड होता है, ये एयर सेल्स पड़े होते हैं। तो इधर ही मेस्टाइड बेसिकली बोन को कहते हैं जो उसको ओवरलाइन करती है। तो इसके आगे क्या होगा, एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, मिडल ईयर। ठीक है,
पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक मसल पड़ा होता है, इसके ऊपर ब्रेन होता है, समझ लें आप, मोटी सी बात। इसके अंदर की तरफ सिग्माइड साइनस पड़ा होता है, ड्यूरल वेनस साइनसेस। इसीलिए जो बच्चे होते हैं जिनको मिडल ईयर का इन्फेक्शन हो, बाज़ औक़ात ब्रेन में एब्सेस बनती है, वो इसी रूट से बनती है। एम्पेरिक एंटीबायोटिक कैप के लिए क्या होती है? अमोक्सिसिलिन होती है। वैसे हम लोग एजोमैक्स देते हैं, अमोक्सिन देते हैं। राइट्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरल इलनेस से होती है ये। और अगर खास तौर पे उस पेशेंट को आप एनएसएड दे दें। हाइलियन कार्टिलेज कहता है फाउंड इन वर्टिब्रा, वेयर इज द हाइलियन? वो आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द फेसर जॉइंट्स में। साइनोसिस में डीऑक्सीहीमोग्लोबिन 5 ग्राम से जब ज्यादा हो पर डेसीलीटर, तो उसको साइनोसिस तब कहते हैं। ये पेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का कि साइनोसिस होती कब है? जब डीऑक्सीहीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए। आप मुझे कोई ऐसी कंडीशन बता सकते हैं जिसमें पेशेंट साइनोस्ड होगा लेकिन सैचुरेशन उसकी SpO2 नॉर्मल हो, पेशेंट साइनोस्ड हो? कोई ऐसी कंडीशन आपने पढ़ी हो? कि पल्स ऑक्स आपका पिक कर रहा है कि ठीक है सैचुरेशन, और एक और बात, उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हुआ हो। हाँ जी। कौन सी कंडीशन होती है? ब्लड का कलर जो होता है वो चॉकलेट कलर होता है, और उसका एंटीडोट जो है वो विटामिन सी है या मिथाइलिन ब्लू है। हाँ जी, आपको ये बता दे, सब कुछ बता दिए। उसमें होता यह है कि आयरन +2 से +3 में चला जाता है। एनीवन? क्या कभी भी आपने इस कंडीशन का नाम नहीं सुना होगा? अरसलान, डॉक्टर सिमरीन, एनी आइडिया? कुछ भी आइडिया लिखनी है। कौन सी एक ऐसी पॉइजनिंग है जिसमें साइनोसिस होती है और पल्स ऑक्स में सैचुरेशन बिल्कुल ठीक आ रही होती है? नहीं। और मैथ हीमोग्लोबिनीमिया, शाबाश। पेशेंट प्रेजेंट विद अ टंग डेविएशन टू द राइट साइड, टंग नेवर लाइज, तो ये हाइपोग्लोसल नर्व की इंजरी है। इन अपर मोटर न्यूरॉन लीन इन्वॉल्विंग अ corticobulbar tract to the hypoglossal nerve, what will which will way will the tongue deviate? तो टंग जो होगी अपोजिट साइड ऑफ द लीजन में। ये थोड़ा सा याद रखते हैं, ये आप लोगों के स्कोप से बहुत बियॉन्ड है, वैसे इस तरह नहीं होता। वैसे हम ये कहते होते हैं हाइपोग्लोसल को दोनों तरफ से फाइबर्स आते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हाइपोग्लोसल की इंजरी अगर किसी ऐसे मरीज में हो जिसको फॉर एग्जांपल ये राइट साइड है ब्रेन की, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, उसकी अगर ब्रेन की पहले लेफ्ट साइड पे कोई पुराना स्ट्रोक था और अब ये उसको राइट साइड का स्ट्रोक हो जाए, तो बाज़ औक़ात कॉर्टिकल लियन के अंदर के लियन ब्रेन स्टेम में नहीं है बल्कि मतलब ऊपर ब्रेन के अंदर है, तब भी पेशेंट 12 नर्व की पॉलिसी के साथ आ सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, नॉर्मली 12 नर्व की पॉलिसी ब्रेन स्टेम के लियंस में थी, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन उसका ये है कि अगर एक मरीज है जिसको पहले स्ट्रोक हुआ था लेफ्ट साइड पे, अब उसको राइट साइड पे हो गया, ऐसे मरीज के जो कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स, उन फाइबर्स को कहते हैं जो कि कॉर्टेक्स से आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। ब्रेन स्टेम को अगर देखा जाए तो ये बल्ब की तरह की होती है, इसमें पिरामिड्स बनते हैं ऐसे, इसलिए इसको बल्ब कहते हैं। तो जो कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स आ रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल पहले लेफ्ट साइड से, वो तो पहले उड़ गए थे, अब राइट साइड वाले भी उड़ गए। तो जब वो उड़ेंगे तो फिर पेशेंट को क्या आएगा? बेसिकली 12 नर्व की पॉलिसी मैनिफेस्ट करती है, और वो अपोजिट साइड टू द लीजन होती है। जो नया बिलियन आएगा उसके अपोजिट साइड की। पेशेंट है, उसको फटीग है, पैलर है, माइक्रोसिटिक एनीमिया है, एलिवेटेड सीरम आयरन है और फेरेटिन है, लेकिन टीआईबीसी उसका कम है। तो लो एमसीबी के साथ अगर टीआईबीसी ज्यादा हो तो उसका एक ही डिफरेंशियल है, वो क्या है?
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और वैसे एमसीवी जब कम होता है तो उसके क्या ड्यूटीज होते हैं? हाँ जी, एनीवन? टेल्स उसका निमोनिक है। थैलेसीमिया, अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, ये आपकी ड्यूटीज हैं। हाँ, तो इन सबको डिफरेंशिएट करने का आसान तरीन तरीका है कि टीआईबीसी देख लें। जो टीआईबीसी होता है वो ज्यादा होता है सिर्फ और सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी में। अब बाकी सब में कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं कि थैलेसीमिया, लेड पॉइजनिंग भी इसी में आता है, तो उनमें आप लोग देखते हैं, पेशेंट की थोड़ी सी हिस्ट्री लेते हैं। थैलेसीमिया में बचपन की हिस्ट्री होगी, ट्रांसफ्यूजन की, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में पेशेंट का सीआरपी रेज्ड होगा, और सिड्रोब्लास्टिक के अंदर यही चीज के रिंग सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे आपको मॉर्फो के अंदर, तो मॉर्फोलॉजी में आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये प्रूशियन ब्लू स्टेन पे मिलते हैं, ये ड्रग्स भी कॉज हो सकती हैं। ये वाली पिक्चर आपकी इंक्रीज आयरन और लो टीआईबीसी, ये आपको डिफरेंशिएट करती है आयरन डेफिशिएंसी से, ये याद रखिएगा, बाकी सब से नहीं करती। तो बाकी सब में भी ये पिक्चर आ सकती है, इसलिए आपने थोड़ा सा आंखें खोल के देखना होता है। फोलिक एसिड का रोल क्या होता है वन कार्बन ट्रांसफर में? फोलिक एसिड इज है, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ये पार्टिसिपेट करती है वन कार्बन ट्रांसफर के अंदर, और डीएनए की सिंथेसिस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक्सटर्नल एकॉस्टिक म्यूटस में ब्राउन वैक्स है, कौन सी सेल्स सेक्रीट करते हैं? सेबुमिनस ग्लैंड सेक्रीट करते हैं। ठीक है, वैक्स भी बड़ा काम करती है। प्राइमरी मोलर shows pulp exposure during the caries excavation. What is the recommended management option to preserve the vitality? Partial pulpotomy. Most abundant component by weight in alginate impression on material is उसमें diatomaceous earth होती है, ये मुझे भी नहीं पता क्या होती है। पेशेंट को स्टैब वुंड हुआ है चेस्ट के अंदर, अभी उसका बीपी ड्रॉप हो गया, टैकीकार्डिक है, और डिस्टेंडेड नेक वेन्स है, ट्रेकियल डेविएशन हो गया लेफ्ट साइड पे, और ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट है। ये तो मेरा पेट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस क्या है इसका? हाँ जी, व्हाट इज डायग्नोसिस? अगर एक पेशेंट का जेवीपी ज्यादा हो, उसकी बीपी कम हो, और उसके ब्रेथ साउंड्स कम हो, तो पहला डायग्नोसिस क्या आपके जहन में आता है? हाँ जी, एनीवन? ये तो आप लोगों ने बहुत दफा पढ़ा होगा। न्यूमोथोरेक्स, कौन सा? टेंशन न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल न्यूमोथोरेक्स में ये चीजें नहीं आती। और अगर मैं इधर कहूं कि पेशेंट का हार्ट साउंड्स कम है, फिर क्या डायग्नोसिस होगा? फिर कार्डिक टेम्पोनार्ड होगा। शाबाश। ऑर्थोडोंटोटिक ट्रीटमेंट में पैलेटल एक्सपेंडर को देखने के लिए व्यू क्या होगा? ओक्लूसिव रेडियोग्राफ होगा। सेंसरी सप्लाई फेयरिंग्स की टॉन्सिल्स की सुपर स्पेसिफिकली ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के थ्रू कौन सी होती है? कहते हैं नहीं, ग्लोसोफेरेंजियल सेंसरी इनोवेशन करती है ओरोफेरिंग्स को, पेल्वियन टॉन्सिल्स को। ठीक है, ये इस तरह क्वेश्चन होना चाहिए कि पैलेटल टॉन्सिल और इनको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो वो ग्लोसोफेरेंजियल। और गैग भी एफ्रेड यहाँ से ही जाते हैं। ट्यूमर टिप ऑफ द टंग में सब मेंटल लिम्फ नोड्स में आएगा। ब्रॉडमैन एरिया 43 जो होता है वो आपका टेस्ट परसेप्शन के साथ कंसर्न्ड होता है, 43 एरिया, यही वो एरिया होता है ब्रॉडमैन एरिया, इंफीरियर टेम्पोरल गाइडस का एरिया होता है। फिर जो हर्पीस का इन्फेक्शन होता है, हर्पीस जो एनकेफेलाइटिस करता है, वो इसी एरिया को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए पेशेंट को लिप्स मैकिंग होती है। ग्रेनोमा के एपिथेलियल सेल्स होते हैं
मतलब जो आपको टीबी का केजियस नेक्रोसिस में होता है उसमें जो टिपिकल सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वही आपस में मिलकर जॉइंट सेल्स बनाते हैं जिनको लैंगरहैंस हिस्टियोसाइटोसिस कहते हैं, लैंगरहैंस सॉरी कहते हैं। ये जो शॉमैन बॉडीज और एस्ट्रॉइड बॉडीज होती हैं ये सार्कोइडोसिस में होती है। ये देखिए अब ये क्वेश्चन आ गया, इंटरफेरॉन गामा से ये एपिथेलियल सेल्स बनती है, ठीक है। और फिर ये यही एपिथेलियल सेल ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज करते हैं, और यही ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जब कम होगा तो टीबी डिसेमिनेट कर जाएगा। जिप्सम को क्या होगा, इफ इट इज स्टोर्ड लॉन्ग टर्म इन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसकी रिएक्टिविटी जाती रहेगी क्योंकि जिप्सम डाइहाइड्रेट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे कंट्री में कॉमन काज का हेपेटाइटिस की पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी है। पेशेंट को एनाफाइलेक्सिस हो या इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होगी, आप उस पेशेंट को इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन फर्स्ट लाइन होगी, इमीडिएट होगी। क्यों एपिनेफ्रिन लगाते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन ब्रोंकोडाइलेशन भी करती है और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी। देखिए आपके पास एक पेशेंट है, ये मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि हिस्टामिन इसको जाके बंद कर देती है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और इसकी वेसोडाइलेशन होती है। आपका हाउस ऑफिसर आपको ये कहता है कि सर पेशेंट का बीपी भी कम हो गया, मैंने ब्लड लगाया और पेशेंट की सैट्स ड्रॉप हो गई है, यही बताता है ना। आपके ख्याल में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होते हैं उस वक्त जब आप बहुत आपने ब्लड लगाया होगा, खुदा ना खास्ता आपने कोई एनाफाइलेक्सिस देखा भी होगा, तो क्या क्या ऑप्शन है? इसी एमसीक्यूज पे हम क्लियर करने लगे, आखिरी एमसीक्यूज। हाँ जी, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। एंटीहिस्टामिन, चल ठीक है, मैं कहता हूँ आपने एंटीहिस्टामिन दी, लेकिन एंटीहिस्टामिन से वेसोडाइलेशन वाला फैक्ट थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन तो ल्यूकोट्राइन्स B4 भी करवा रहे हैं, C4 भी करा रहे हैं, तो ब्रोंकोडाइलेशन पे तो कोई रोल। कभी आपने एंटीहिस्टामिन एस्थमा में दी है? नहीं देते ना, तो बेहतर नहीं आप कोई ऐसी दवाई दें, आल्दो आप दे सकते हैं, एविल देते हैं आप, एविल प्लस सोलोकार्टिफ आप दोनों दे देते हैं, लेकिन अच्छी दवाई क्या होगी जो कि ब्रोंकोडाइलेशन भी कराए और ब्लड प्रेशर को भी ऊपर लेके आए, तो वो होगी एपिनेफ्रीन, ठीक है। वो बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करेगी और ब्रोंकोडाइलेशन करा देगी, और अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। So that was all regarding today's class. Hope so आपको फायदा हुआ होगा इससे।